गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम लोगों को पढ़ना है लेसन 6 पढ़ रहे थे हम लोग। आज इसका आगे का भाग पढ़ाएंगे आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण के अंतर्गत। आगे का पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, जो टॉपिक अभी रहा है बाकी है उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले है श्रेणियाँ या श्रृंखलाएँ। मुझे आशा है कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण इसका क्या अर्थ है। तो इसमें सबसे पहले देखिए श्रेणियाँ या श्रृंखलाएँ। इसका ये अर्थ होता है कि जिन आंकड़ों को मान लीजिए अनुसंधानकर्ता आंकड़े एकत्र करता है और जो आंकड़े वो एकत्र करके उसका विवरण प्रस्तुत करता है वो शुद्ध समांक होते हैं। स्वयं से जो अनुसंधानकर्ता डेटा एकत्र करके उसको प्रस्तुत करता है वो शुद्ध समांक या शुद्ध डेटा होता है। ठीक है, तो इसी को क्रमानुसार या व्यवस्थित रखने को ही कहा जाता है श्रेणियाँ या श्रृंखलाएँ। ठीक है, कुछ अव्यवस्थित डेटा होता है तो उसको व्यवस्थित तरीके से अरेंज किया जाता है। तो ये श्रेणियाँ या श्रृंखलाएँ या सीरीज के अंतर्गत ये काम किया जाता है। तो इसमें है श्रेणियाँ और श्रृंखला के प्रकार कितने। तो सबसे पहले है ये व्यक्तिगत श्रृंखला। ठीक है, व्यक्तिगत श्रृंखला में ये है कि इसमें एक व्यक्ति की, एक संस्था की या एक व्यक्ति के 12 महीनों की आय की गणना की जाती है। या मान लीजिए क्लास के विद्यार्थियों के किसी सब्जेक्ट के अंक की, ठीक ना, तो वो व्यक्तिगत हो जाती है। उसको प्रस्तुत करना वो व्यक्तिगत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। मान लीजिए 12 महीने के आय की गणना करनी हो एक व्यक्ति की, तो पूरे 12 महीने की आय हम लेंगे तो वो व्यक्तिगत श्रृंखला के अंतर्गत आएगा। इसमें ये है सबसे पहले क्रमानुसार, क्रम के अनुसार जो भी डेटा रहता है उसको क्रम के अनुसार लगाया जाता है। मान लीजिए अव्यवस्थित है, अव्यवस्थित का मतलब है कि 3 है, 5 है, 4 है, 1 है, 2 है ना, 6 है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। और इसको हम लोग दो तरह से अरेंज कर सकते हैं, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, दो तरह से इसको अरेंज किया जा सकता है। छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कक्षा के 10 विद्यार्थियों का अंक है, ठीक ना, तो आरोही क्रम में कैसे करेंगे, कक्षा के 10 विद्यार्थियों का अंक आरोही क्रम में लगाना है। मान लीजिए विद्यार्थियों का अंक कितना है, जैसे मैंने बताया था कि 4 है, 6 है, 3 है, 2 है, ठीक है, 7 है, फिर 5 है। तो अब इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लगाएंगे और इसके बाद अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो इसको कहा जाता है आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अब बड़े से छोटे क्रम में लगाना हो तो पहले 7, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2 और 1। इसको आरोही और अवरोही क्रम में प्राप्त अंक को हम अरेंज कर देते हैं। अब नेक्स्ट है, इसमें ये पहला हो गया व्यक्तिगत श्रृंखला। दूसरा है आवृत्ति वितरण श्रृंखला। आवृत्ति वितरण श्रृंखला वो कहलाती है जिसमें कुछ खंडित श्रेणी की श्रृंखलाएं होती हैं, कुछ अखंडित श्रेणी की, तो उसका आवृत्ति वितरण करना होता है। और इसमें ये है कि
खंडित श्रेणी के अंतर्गत, जो खंडित श्रेणी है उसमें मान लीजिए विद्यार्थियों का प्राप्तांक, ठीक ना, विद्यार्थियों का प्राप्तांक 0, 1, 3, 4, 5 ऐसे करके है, 6, 7 प्राप्तांक है या अंक इसको कह सकते हैं। ठीक, अब इसको क्या करना है, हमको खंडित श्रेणी में विभाजित करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले ये 0, 1, 2, 3 हो गया, ठीक ना। अब इसमें विद्यार्थियों की संख्या दिखानी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। ये मार्क्स हो गए बच्चों के, ठीक। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो मार्क्स हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक मार्क्स देंगे। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या दिखानी है, तो एक नंबर में मान लीजिए 0 है, एक भी विद्यार्थी नहीं है। फिर उसके बाद 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए 3 है, उसके बाद ये मान लीजिए कि 6 है, फिर 5 है या 4 है। ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई। अब इसमें हमको क्या करना है, मिलान रेखा बनाना है। मिलान रेखा का मतलब है टैली बार, जिसको कहा जाता है टैली बार बनाया जाता है। उसको भी हम बता देते हैं कैसे बनाया जाता है। टैली बार इसको कहा जाता है, ठीक है। मिलान रेखा या मिलान चिन्ह। तो मान लीजिए यहाँ पे 0 है, तो इसको हम डैश कर देते हैं। यहाँ 2 है, मार्क्स 2 नंबर के, एक विद्यार्थी है, तो एक लाइन बनाएंगे, ठीक है बच्चों, एक लाइन बनेगा। 3 विद्यार्थी, 3 मार्क्स पाने वाले 3 विद्यार्थी हैं, तो 1, 2, 3 ये 3 रेखा बनेगा। इसके बाद 4 विद्यार्थी पाने वाले, 4 अंक पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 6। तो 1, 2, 3, 4 और 5 पे हमको इसको क्रॉस करना है। 5 हो गए और फिर एक यहाँ खींच देंगे 6 संख्या हो गई। फिर 5 पे 1, 2, 3, 4, 5। फिर है 6 नंबर पाने वाले 4 विद्यार्थी हैं, तो 1, 2, 3, 4 ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। ये खंडित श्रृंखला या बारंबारता श्रृंखला में ये बारंबारता समूह के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हम टैली बार बना लेंगे और विद्यार्थियों की संख्या और इसके में टैली कर लेंगे, और टैली हो जाता है तो हमारा आंसर क्या है, सही होता है। 1 है, यहाँ 3 है, 5, 1, 6 है, 5 है, फिर यहाँ पे 4। तो इस तरह से ये टैली बार बनता है, ठीक। अब ऐसे ही एक है अखंडित श्रेणी। इसमें जो प्राप्तांक होता है, मार्क्स होता है खंडित श्रेणी में या सतत श्रृंखला में 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके होता है। तो ये सतत या खंडित श्रेणी है, कहीं खंडित नहीं है ये, ठीक ना। और अखंडित श्रेणी में ये जो है आपका जैसे प्राप्तांक है, प्राप्तांक में 0 से 10, तो ये 0 से 10 प्राप्तांक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, तो वो अखंडित श्रेणी में आता है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो इसको हम अभी आपको बता देते हैं। जहाँ पे प्राप्तांक जो है मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? मान लीजिए 0 से 10 पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 5, ठीक। 10 से 20 मार्क्स पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या मान लीजिए है 8, ठीक है। फिर 20 से 30 विद्यार्थियों की
13 हैं और 40 से 50 विद्यार्थियों के मार्क्स पाने की संख्या मान लीजिए है 7। ठीक ना। अब इसको भी हम टैली बार के माध्यम से टैली करेंगे। तो वो आता है अखंडित या बारंबारता शैली में, यानी कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये अखंडित श्रेणी इसको कहा जाता है। और जो 1, 2, 3, 4 है एक एक मार्क्स का, तो वो खंडित श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम टैली बार बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। 10 से 20 मार्क्स पाने वाले 8, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, ये ऐसे बनेगा। फिर 20 से 30, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या जो है, जब हम 0 से 10, 10 से 20 लेंगे तो विद्यार्थियों की संख्या में अंतर आएगा, बहुत अधिक विद्यार्थी हो जाएंगे। तो काउंटिंग करने के लिए ये जो टैली बार होता है वो बहुत सही होता है। अब 15 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, फिर 11, 12, 13, 14, 15 हो गया। आसानी से हम 5 + 5 + 5 काउंट कर लेंगे, 15 हो गया। अब यह 30 से 40 है 30। ठीक है, 30 से 40 में 30 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 + 5 10, और फिर 1, 2, 3, 13 हो गया। ठीक ना। फिर है 40 से 50, इसमें 7 है स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 7। इस तरह से बारंबारता वितरण या इसको खंडित श्रेणी का अखंडित श्रेणी के अंतर्गत ये इसका टैली बार इस तरह से बनाया जाता है। यानी कि ये क्या है, अखंडित है, मतलब 20 से 30 का पूरा ग्रुप लिया गया है, 10 से 20 का, 30 से 40 का, ऐसे ग्रुप लेकर इसको बनाया गया है। अब इसमें कुछ विशिष्ट आवृत्ति वितरण भी है। जैसे ये तो हो गया इतना। यदि इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ सकती हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। अब इसमें कुछ विशेष श्रृंखलाएं भी हैं, कुछ विशिष्ट आवृत्ति वितरण भी है, कुछ विशिष्ट आवृत्ति वितरण। इसमें सबसे पहले है अपवर्जी श्रेणी, ठीक है, और दूसरा है समावेशी श्रेणी। अपवर्जी श्रेणी, ठीक, और दूसरा है समावेशी श्रेणी। तो इसमें वही जो मैंने बताया कि अपवर्जी श्रेणी के अंतर्गत जो सतत श्रेणी को ही अपवर्जी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो सतत श्रेणी बताए हैं कि जो प्राप्तांक होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो अपवर्जी श्रेणी के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। या किसी व्यक्ति की 12 महीने की आय है, या 10 बच्चों की हाइट है, वेट है, ये सब जो हम प्रस्तुत करते हैं वो अपवर्जी श्रेणी के अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं। या आपके कक्षा के जो 20 विद्यार्थी हैं या 30 विद्यार्थी हैं, उनके अर्थशास्त्र के नंबर कितना है, ठीक है, मार्क्स जो है वो, तो वो अपवर्जी श्रेणी के अंतर्गत आती है। ठीक, अब ये समावेशी श्रेणी क्या है? समावेशी श्रेणी, समावेशी श्रेणी के अंतर्गत बच्चों जो अभी मैंने बताया, ठीक है, समावेशी श्रेणी में मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं। एक कारखाने में कार्य करने वाले 30 श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी, ठीक ना, 30 श्रमिक हैं, उनको मिलने वाली मजदूरी जो है वो, तो अब ये 30 श्रमिक की गणना करना, मान लीजिए 10 हैं 20 हैं तो ठीक है,
लेकिन जब संख्या ज़्यादा होती है, ठीक ना, किसी लेबर्स की या कर्मचारियों की जब संख्या ज़्यादा होती है तो उसको हम समावेशी श्रेणी में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, 30 मजदूरों की जो मान लीजिए आय है, मजदूरी जो दी जाती है, ठीक ना, किसी का मान लीजिए 100 रुपये है, किसी का 120 है, किसी का 200 है, किसी का 250 है, तो वो हम कैसे प्रस्तुत करेंगे? अब इसको हम लोग आवृत्ति वितरण, ठीक ना, या मजदूरी को हम लोग बनाएंगे, एक श्रृंखला बनाएंगे जो अखंडित श्रेणी के रूप में, जो अभी मैंने बताया अखंडित श्रेणी 0 से 10, 10 से 20, उस तरह से बनाएंगे। तो यदि श्रमिकों की, ठीक ना, मजदूरी को दिखाना है तो उस तरह से बना के उसमें हम मान लीजिए 100 से ऊपर सबकी इनकम है तो 100 से 110 मान लीजिए कर लेते हैं, ठीक ना, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140, कितना, इस तरह से। और इसी बीच में यदि 30 मजदूरों की मजदूरी है, श्रमिकों की मजदूरी है, उसको हम उसमें तो इकट्ठा कर लेंगे। जैसे ये मान लीजिए 100 से 110, 30 मजदूरों का दिखाना है मजदूरी, 100 से 110 पाने वाले मजदूरों की संख्या मान लीजिए 5, ठीक ना, 110 से 120 मजदूरी पाने वाले की संख्या मान लीजिए 10, ठीक है, ओके। फिर ये 120 से 130 मान लीजिए मजदूरों की संख्या है पाने वालों की 15, और 130 से 140 मजदूरों की संख्या मान लीजिए यहाँ पे हो जाती है, यहाँ हम कम कर देते हैं थोड़ा ना, मान लीजिए 8, तो हमको 30 मजदूरों का लेना है, ठीक है, 30 लेबर्स का मजदूरों की संख्या लेनी है। ये क्या है? मजदूरी है, मजदूरी है ये, ठीक ना। तो 8 5 13 हो गया, 14 15 16 17 18 18 10 मान लीजिए 28, और यहाँ मान लीजिए इसमें 2 है, ठीक ना। 130 से 140 प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या 2 है। तो इस तरह से हम इसको बना लेते हैं और यहाँ पे फिर हम श्रमिकों की संख्या को दिखा देंगे, ठीक है। अब श्रमिकों की संख्या हो गई है 5 8 15 20, यानी टोटल कितने हुए? 30। तो इस तरह से हम इसको दिखाते हैं, पूरे 30 मजदूरों की मजदूरी को दिखा देंगे। अब मान लीजिए इसमें जो है अलग अलग भी हम दिखा सकते हैं। मान लीजिए किसी को 100 मिला है, किसी को 110 मिला है, मान लीजिए किसी को क्या मिला है? 100 रुपये मिला है, किसी को 102 मिला है, किसी को 103 मिला है, किसी को 104 मिला है, ठीक ना, किसी को 110 मिला है। तो ये 5 मजदूर हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक। इसी तरह से 110 से 120 वाले में दिखाएंगे। मान लीजिए किसी को 112 मिला है, 113 है, ठीक, 114 है, तो 8 मजदूरों की मजदूरी दिखा देंगे। 115 है, 116 है, 120 है, 1 2 3 4 5 6, 119 है, और 100 मान लीजिए 18 है। तो ये आपके 8 मजदूरों की मजदूरी हो जाएगी। तो ऐसे ही हम 120 से 130 तक मजदूरों की भी मजदूरी निकालेंगे। फिर है 130 से 140 तक के भी लेबर्स जो है उनके हम वेजेस को निकाल लेते हैं। इस तरह से ये हो जाता है, समावेशी श्रृंखला के अंतर्गत अध्ययन इसका किया जाता है, ठीक। समावेशी रीति हो गया। अब इसमें थोड़ा सा है संचयी आवृत्ति श्रृंखला। संचयी आवृत्ति श्रृंखला, संचयी आवृत्ति मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज भी कहा जाता है, संचयी आवृत्ति श्रृंखला।
श्रृंखला। तो इसमें जो बच्चे इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज भी कहते हैं इसके अंतर्गत। तो इसमें जो प्राप्तांक होता है, ठीक ना, जो नंबर हम यहाँ लेते हैं, कुछ नंबर जो होते हैं से कम के अंतर्गत आते हैं और कुछ जो होते हैं से अधिक के अंतर्गत आते हैं। दो तरह के होते हैं, से कम अभी हम बताते हैं, और दूसरा होता है से अधिक। अब इसके अंतर्गत हमको आवृत्ति बनानी होती है। अब एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि से कम, जैसे 5 से कम, ठीक है, 5 से कम, 10 से कम, ठीक, फिर है 15 से कम, ऐसे करके लेंगे, कम लेंगे। अब अधिक में लेना है तो 5 से कम का मतलब है कि 0 से 5, ठीक है ना। 10 से कम का मतलब है कि 5 से 10, 15 से कम का मतलब है 10 से 15, ऐसे। और एक होता है से अधिक में होता है, मान लीजिए 10 से अधिक, ठीक है बेटा, आप लोग को समझ में आ रहा है, 10 से अधिक। फिर इसमें 20 से अधिक, इसका क्या तात्पर्य हुआ, 10 से अधिक का मतलब है 10 से 20, ठीक ना। 20 से अधिक का क्या मतलब है, 20 से 30, ऐसे हम इसको निकालते हैं। तो इसको संचयी आवृत्ति श्रृंखला को से कम और से अधिक में विभक्त किया जाता है। और इसमें एक है कि मिड वैल्यू निकाला जाता है, मध्य से अधिक होने की स्थिति में, ठीक है, मध्य वैल्यू निकलता है, मिड वैल्यू जिसको कहा जाता है। और एक जो मिड वैल्यू होता है वो मध्य मूल्य आवृत्ति श्रृंखला, ठीक है, जब मध्य मूल्यों का जो अंक होता है वो समान होता है। दो तरह का होता है ना, मध्य मूल्यों का में अंतर समान होता है, एक होता है कि मध्य मूल्यों में अंतर असमान होता है। अब मिड वैल्यू देखते हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक, इसमें से अधिक होने की स्थिति में या से कम, तो मध्य आवृत्ति श्रृंखला ये होता है, मध्य मूल्य आवृत्ति श्रृंखला, मध्य मूल्य आवृत्ति श्रृंखला। अब ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, तो मध्य मूल्य आवृत्ति श्रृंखला के अंतर्गत मान लीजिए 0 से 10 है, 10 से 20 है। एक का मिड वैल्यू जो होता है समान निकलता है, एक का मिड वैल्यू असमान होता है, असमान अंतर होता है। अभी बताते हैं, ये समान अंतर वाला है, ठीक है, ये पहला जो है ये आपका समान अंतर का है, समान अंतर। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 40 से 50। अब यहाँ पे 0 से 10 प्राप्तांक है। अब इसका हमको मिड वैल्यू निकालना है, मध्य मूल्य ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 0 से 10 यानी कि 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है बेटा, 10 नाम यहाँ पे है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक ना। तो ये 5, मिड वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, मिड वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5। अब यहाँ पे 10 और 20 है, 10 से 20 है, तो 10 और 20 को ऐड कर देंगे, 10 10 प्लस 20 ऐड करने पे क्या बनेगा, 30, प्लस करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30 को
25 हो जाएगा। 50 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 25। फिर है 70 में, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 35, यहाँ हो जाएगा 45। यानी अंतर कितने का है यहाँ हर जगह? 10 का अंतर है। अंतर हर जगह समान है ना, 10 का अंतर है सब में। ठीक है, यहाँ पे समान अंतर है। ठीक, तो ये समान अंतर वाला मध्य मूल्य आवृत्ति श्रृंखला है, मिड वैल्यू वाला। एक होता है असमान अंतर वाला, जहाँ पे अंतर क्या है? असमान है। मान लीजिए 0 से मान लीजिए 4 है, ठीक ना। फिर है 4 से यहाँ 4 से 9, ठीक है। फिर 9 से 15, 15 से मान लीजिए 20। तो यहाँ पे जो मिड वैल्यू निकलेगी बच्चों वो अलग अलग होगी। यहाँ मान लीजिए मिड वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 2 सा 4, तो यहाँ पे मिड वैल्यू 2 है। और 9 + 4 कितना हो जाएगा? 13, और 13 में 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.5 हो जाएगा ना, 6.5। अंतर क्या हो गया? समान हो गया। अब देखिए असमान हो गया। अब देखिए आगे देखिए, 15 + 9 कितना हो जाएगा? 24। तो 24 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 12। अब फिर ये है 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35, और इसको हमको 2 से डिवाइड करना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 35 हो जाएगा। तो 2 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 17.5, ठीक ना, 17.5 हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए ना, असमान अंतर है, 17.5। ठीक, इन सब में अंतर जो है वो असमान है, एक बराबर अंतर नहीं है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, कल थोड़ा सा और है उसको पढ़ाएंगे। तो आशा करती हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी बुक से भी एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछने का कष्ट कीजिएगा अवश्य। व्हाट्सएप आप लोगों के लिए हमेशा खुला है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, आप किसी भी माध्यम से आपको जो नहीं समझ में आएगा आप मुझसे पूछने की का कष्ट करेंगे। थैंक यू।